हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस क्यों जो है इतना लंबा चलते हैं, क्यों जो है ये केसेस सेटल होने का नाम नहीं लेते और क्या मेंटालिटी रहती है वाइफ साइड की। वाइफ साइड की देखिए, जनरली ये होता है कि जी मैं तो तेरे को बिल्कुल छोड़ूंगी ही नहीं, तेरा पूरा जो है जवानी ख़राब कर दूंगी और तेरे को जो है मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और ये केसेस में तेरे माँ बाप सबको मैं घसीटूंगी। ये मेंटालिटी से जो है वाइफ साइड काम करती है। और जब ये केसेस लंबे चलते हैं तो लगता है ये है कि वाइफ ने जो ठानी है वो पूरा कर रही है। एक तरीके से जो है ये पूरा दहशत का माहौल रहता है और ये नेगेटिव मेंटालिटी रहती है कि इसमें देखो, खुद तो आगे बढ़ना नहीं है ज़िंदगी में, तो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना, ये जो है मेंटालिटी रहती है। कमेंट कीजिए अगर आपका केस भी सिमिलर है और अगर आप भी सिमिलर चीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम डे इन डे आउट ये मैट्रिमोनियल केसेस लड़ते हैं तो हमें मेंटालिटी पता चल जाती है कि दूसरी साइड की मेंटालिटी क्या है। अब हम ये जानेंगे कि ये मेंटालिटी को ब्रेक कैसे करें, कैसे अपने केसेस को जो है ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी इन केसेस से बाहर करें। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये केसेस होते क्यों हैं, क्यों ये केसेस जो है लंबा चलते हैं और क्यों ये केसेस जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और क्या आप गलती कर रहे हैं इन केसेस में, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जुडिशियल डिले आता है। कोई भी जो जुडिशियल डिले है वो तो नॉर्मल है। देखिए, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सिस्टम ही इतना चोक्ड अप है कि डिले होना जो है डिज़ाइन है, सिस्टम का डिज़ाइन ही डिले होना है। तो जो जुडिशियल डिले है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि केसेस क्यों आपके लंबे चलते हैं, जिसमें से कोर्ट प्रोसीजर होते हैं, जो प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन होती है, रिप्लाई आता है, डेट जो है देरी से मिलती है। उसका रीज़न यही है कि ये डिले में सिस्टम जो है पूरा क्राउडेड है, बहुत सारे केसेस हैं, कम जजेस हैं और जो सिस्टम है वो पूरा क्राउडेड है। ये इस रीज़न की वजह से जो है डिले होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से डिले होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। इन मिस्टेक्स में आपका जो है कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। इन मिस्टेक्स पे आपको जो है पर्सनल स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है। आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि क्या ये पर्सनल स्ट्रैटेजीज होती है और कैसे जो है हम ये डिले को हम आगे आपके फेवर में कर सकते हैं। जो ये डिले है ये हो ना, ये और ये आपके फेवर में आए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जब आप प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, आपकी जो असेसमेंट है लीगल केसेस को लेके वो बहुत घटिया है या पुअर है और जो भी डिसीजन आप लेते हैं इमोशनल होके ले लेते हैं, तो ये जो डिले है वो एक पार्ट बन जाता है और केसेस लंबे भी चलते हैं। मेंटेनेंस भी आपको देनी पड़ती है और केसेस से बाहर भी आप नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हैं इसको कैसे रोकें, क्या होती है, पहले तो ये जानेंगे और कैसे इसे रोकें हम इस पे अब आगे फोकस करते हैं। देखिए, अब मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपकी जो परसेप्शन है, अपनी नेगेटिविटी को पहले ख़त्म करना है। आपको ये परसेप्शन होती है कि क्यों हम केस सेटल कर रहे हैं। कमेंट कीजिए अगर आपकी ये भी परसेप्शन है कि मीडिएशन तो देखिए वीक लोग करते हैं, हम तो करेंगे नहीं मीडिएशन या सेटल करेंगे ही नहीं केस, हम पूरा एंड तक केस लड़ेंगे चाहे कितना भी लंबा चले। तो ये परसेप्शन अगर आपकी है तो एक तरीके से आपकी है नेगेटिव माइंडसेट। पहले तो आपको इसको चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी केसेस अगर जल्दी ख़त्म हुए हैं वो सेटलमेंट और मीडिएशन की वजह से ही हुए हैं। नहीं तो अगर आप मेरिट पे देखेंगे ये केसेस कम से कम 10, 15, 20 साल, 25 साल, क्योंकि मल्टी टीयर सिस्टम है। ये सिस्टम जो है मल्टी टीयर है, एक टीयर पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। तो जब ये मल्टी टीयर सिस्टम आता है तो मीडिएशन और सेटलमेंट एक टूल होता है, इसको इस्तेमाल करना आपको आता नहीं वो बात अलग है, बट इसके बारे में परसेप्शन नेगेटिव रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखिए, जैसे मैंने मल्टी टीयर सिस्टम की बात की थी कि अलग अलग कोर्ट से हायरार्की है और उसके बाद है जो डिले है, डिस्प्यूट से ज़्यादा जो है डिले की कॉस्ट होती है। देखिए, हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है, टाइम जाता है आपका। आप जो अपने करियर में अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहे वो आपका टाइम है, आपके माता पिता का बुढ़ापा ख़राब हो रहा है वो एक टाइम है, उसकी क्या वैल्यू लगाएंगे।
हर चीज़ की कॉस्ट होती है। देखिए अगर लिटिगेशन लंबी चलेगी तो हर एक चीज़ की कॉस्ट, जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट मत देखिए, कितना आप लॉयर्स पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना आपका मेंटल पीस जा रहा है, कितना आप स्ट्रेस पे है, ये सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करनी ज़रूरी है। सिर्फ मेंटेनेंस अमाउंट नहीं होता है लिटिगेशन की कॉस्ट। जब आप वो सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सेटलमेंट ज़्यादा जो है अच्छा ऑप्शन है। बट अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सेटलमेंट तब करो कि भाई हम तो अब हार गए तो सेटलमेंट करना है, वो नहीं। सेटलमेंट आपको अपनी टर्म्स पे करनी है। वो कैसे करनी है आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा जो है जो सेटलमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें देखिए सेटलमेंट ऑन योर ओन टर्म्स, आपकी टर्म्स पे सेटलमेंट होगी। जो भी टर्म्स आपकी जो आप सेट करोगे उस पे टर्म्स होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी लेवरेज बनानी है। ये देखिए लेवरेज जो है आपको बनानी है अपनी, ये देखिए ये लेवरेज आपको बनानी है, तभी आपकी जो है सेटलमेंट होगी। इसमें 498A मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी सब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मीडिएशन और नेगोशिएशन के लिए जाएंगे। पहले आपको लेवरेज बनाना है, फिर आपको सेटलमेंट करनी है। अब ये लेवरेज क्या होगी अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आगे चलते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी आएगी, फिर आपका लाइफ जो है रीबिल्ड कर पाओगे, आप करियर आप रीबिल्ड कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी जब आप एक अच्छी सेटलमेंट के लिए अप्रोच करोगे। और ये अच्छी सेटलमेंट तब होगी जब आप एक लेवरेज आप बिल्ड करेंगे। ये देखिए ये लेवरेज है, ये जब आप बिल्ड करेंगे तभी आपकी सेटलमेंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ये चीज़ नहीं चूज़ करते तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहेंगे और अपना जो टाइम, जो कीमती टाइम है वो आप लूज़ कर देंगे। और वाइफ की वो बात सही हो जाएगी कि ना मैं तेरे को डिवोर्स दूंगी, ना मैं तेरे को छोड़ूंगी, ना मैं तेरे से मेंटेनेंस भी लूँगी और तेरे को कोर्ट में भी घसीटूंगी, तेरे माँ बाप को भी घसीटूंगी। तो अगर ये बात आपको सच करनी है तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग रखिए, वो बात सच हो जाएगी। बट पॉजिटिवली अगर आप अपने केसेस के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेवरेजेस के बारे में बात करेंगे। अब मैं पहले तो है गलतियाँ, जो आपकी केसेस में गलतियाँ होती है वो इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रॉब्लम क्या होती है जब आप इमोशनली डिसीजन लेते हैं। कई केस में मैंने देखा था कि इमोशनली एग्री कर गए, जी मैं बच्चों को इतना देने के लिए तैयार हूँ, अब वो मेंटेनेंस चली ही जा रही है। इमोशनली जब आप वॉलंटरी एक स्टेटमेंट दे देंगे तो वहाँ पे परसेप्शन आ जाएगा जज के दिमाग में भी कि आप इतना केपेबल है देने को। जब आप देना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे कोर्ट में आपकी मेंटेनेंस चलती ही रहेगी। आपको रैशनल चॉइसेस की ज़रूरत है। फिर लीगल एडवाइस पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको जो है करेक्ट लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए। जब आप जो है सस्ते के पीछे भागते हैं, अरे ठीक है वकील साहब है सब देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने केसेस के लिए प्रोएक्टिव होना, सीरियस रहना है, ठीक है। फिर आपकी प्लानिंग नहीं होती, प्रिपरेशन नहीं होती। एक अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें टाइमली मैनर में रिप्लाई तक नहीं सबमिट हो रहे थे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप अपने केस की स्ट्रैटेजी में आपके वकील साहब कितना ध्यान दे रहे हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन टैक्टिक्स भी बेकार होते हैं कि ये काउंटर केस डाल दिया, वो काउंटर केस डाल दिया, बिना सोचे समझे चीज़ें कर ली, वो चीज़ भी गलत कई बार हो जाती है। तो आपको जो है मीडिएशन सेटलमेंट पे भी फोकस करना है, अपना एविडेंस पे भी फोकस करना है, और अपने जो स्किल्स हैं, जो भी आपका लीगल काउंसिल के स्किल्स हैं, उस पर भी फोकस करना है। तो जब आप ये सब चीज़ें फोकस करेंगे तो आपका जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं डिवोर्स केस की बात करता हूँ, ठीक है। आज मैं सिर्फ एक डिवोर्स केस की मिस्टेक्स डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये पार्ट जो है पसंद आया है तो मैं आगे पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2 अगर आपको ये पार्ट समझ आया, और मैं आगे पार्ट्स भी बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ये जैसे डिवोर्स केसेस हैं, और मैं कम से कम अगर इस वीडियो पे 60 या 70 कमेंट आते हैं पार्ट 2 के लिए तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा इसका। तो अभी हम सिर्फ डिवोर्स केसेस की बात करते हैं। देखिए डिवोर्स केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि मिसिंग एविडेंस, कि आपके जो सबूत है वो ही मिस हो गए हैं। वीक प्लीडिंग्स, ठीक है, प्लीडिंग्स या केस ही बहुत वीक बना है, एविडेंस नहीं लगाते, प्लीडिंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं करते, और की विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करते। अगर फादर ने विटनेस किया तो फादर को कोर्ट में लाते ही नहीं है, किसी रिलेटिव ने विटनेस किया तो उसको नहीं लाते हैं। और दूसरा अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप डिवोर्स केसेस को
करना चाहिए आपको सबसे पहले तो आपकी जो पिटीशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए आपको जो है प्रॉपर प्लीडिंग की ज़रूरत है, ये देखिए। और तीसरी चीज़ आपको ये चाहिए, रेजोल्यूशन जो है आपका जल्दी से जल्दी होना चाहिए डिवोर्स केसेस में। जब आपका जो पिटीशन है वो स्ट्रांग होगी, एविडेंस स्ट्रांग होगा, तो आपकी जो सेटलमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लेवरेज आ जाएगा, आपके पास सारी चीज़ें होंगी कि जो स्ट्रांग पिटीशन और एविडेंस से आपका जो डिवोर्स केस है वो बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपने वीक केस बनाया है तो कोई लेवरेज नहीं होगा, वो केस लंबा ही चलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, डिवोर्स केस में ये मिस्टेक मत कीजिए। बहरहाल ये मैंने एक जो है पार्ट 1 बनाया है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कमेंट करिए कि और मेंटेनेंस 498 है, वो उसका भी मेरे पास है। अगर आपको पार्ट 2 आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।